आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। वेलकम। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी सिर्फ एक चीज से, मेरी जेब में 500 का नोट पड़ा है और 1000 का नोट पड़ा है, आखिर में उसका करूँ क्या? यही परेशानी सॉल्व करने के लिए आज हमने अपने पैनल में बुलाया है। एक प्रोफेशनल है, एक स्टूडेंट है और एक वेल नोन बिजनेसमैन है। एज अ प्रोफेशनल, क्या ये डिसीजन टाला जा सकता था या फिर 1 हफ्ते की मोहलत दी जा सकती थी? देखिए, जैसा कि हमने नरेंद्र मोदी जी के भाषण में भी देखा कि वो इसको एज क्विक एंड एज सडन एज पॉसिबल रखना चाहते थे, क्योंकि ही वॉज स्ट्राइकिंग ऑन द टेररिस्ट एंड द ब्लैक मनी, नॉट ऑन द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल आर जस्ट getting some disadvantages and are harmed because of that decision. But मेरा पक्का मानना है और मेरा बिल्कुल यकीन है कि कुछ समय में ये सब स्थिति स्थिर हो जाएगी और जो मोदी जी चाहते थे वो अपने उसमें कामयाब रहेंगे. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये डिसीजन टाला जा सकता था? सागर जी, अब तक हम कर ही क्या रहे थे? टाल ही रहे थे. आखिर कब तक टालते? आखिर तो किसी चीज़ की हद होती है ना. आगे इस हद को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए फैसला सही समय पर लिया गया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूँ. मैम, एज अ स्टूडेंट इस डिसीजन से आपको क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें तो ज़्यादा नहीं थी. अगर हम देखें तो कुछ भी देश के लिए अच्छा करने के लिए दिक्कत तो थोड़ी आएगी जब एकदम से इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा. ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, लेकिन अब आएंगी, इतना बड़ा फैसला लिया है. मतलब दिक्कत आई है कहीं? हाँ. भरत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कल मेरी बहन की शादी है, कैश में पूरा विड्रॉ कर चुका हूँ जी. बैंक में लंबी लाइन है जी. कहाँ जाऊँ मैं? देखिए सर, मैं यही कहूँगा कि समस्या तो बहुत बड़ी है जी. आपका समाधान किसी भी प्रकार का इस तरीके का नहीं है कि मैं आपको एक लाइन में बोल दूं और आप चले जाएं और वो हो जाए. जी. आपको काफ़ी सारे पेमेंट वाइट मनी में करने होंगे. जी. देखिए, जैसे मैंने कि खुद एक्सपीरियंस करा है HDFC बैंक में और काफ़ी बैंकों में, उन्होंने एक्सचेंज की लाइन अलग कर दी है और डिपॉजिट की लाइन अलग है. डिपॉजिट की लाइन में उन्हीं लोगों की लाइन है जिनका उसमें अकाउंट है, तो वो लाइन इतनी लंबी नहीं है. इट इज़ स्टिल मैनेजेबल एज कम्पेयर टू द जनरल पब्लिक हु आर. चाहिए अपना 10 लाख रुपए आपने जो विड्रॉ करा था जी. उसको जमा कराइए बैंक में और जिस हद तक हो सके चेक से पेमेंट करें. काफ़ी सारे नहीं कर हलवाई वाले का पेमेंट वो क्या चेक ले लेगा? देखिए, जो घोड़ी वाला है वो चेक ले लेगा, जो बैंड वाला है वो चेक ले लेगा. ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो नहीं लेंगे चेक. ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको उनका पेमेंट डिले करना पड़ेगा. आपको उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ेगी कि सर ये समस्या आ गई. सर, एज अ बिजनेसमैन इस डिसीजन से आपको अब तक क्या दिक्कत आई है? इस डिसीजन से हकीकत देखी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है जी. और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जी. जिन लोगों ने मेरे से कहा है कि ये मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, उनकी दिक्कतें काल्पनिक थी. हकीकत में और वास्तव में और प्रैक्टिकल में उनको कोई दिक्कत नहीं थी. सबके काम चले हैं, बढ़िया चले हैं, शांति से सब कुछ चला है और भविष्य में एक सुनहरा भारत दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, ये मेरे क्लाइंट है, उनका क्वेश्चन है, सर 8 तारीख को ये डिसीजन 8 बजे रात को अनाउंस हुआ है. बिल्कुल. उनका कहना है कि मेरी कैश बुक अभी भी खुली हुई है, क्या मैं 12 बजे के बाद बिल्स काट सकता हूँ 8 तारीख में? एक लीगल एडवाइस दीजिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. देखिए, 2-3 चीज़ों पे इस चीज़ का डिपेंड करेगा कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं. पहली बात, क्या वो ऑडिट करवाते हैं? अगर ऑडिट करवाते हैं तो फिर उनके लिए चीज़ें अलग तरीके से रहेंगी. अगर उनका ऑडिट नहीं होता तो वो 12 बजे के बाद क्या 2 दिन बाद भी बिल काटेंगे, बैक डेट में बिल काटेंगे, वो सब कर सकते हैं. और एक अभी जो आगरा में समस्या आ रही है वो सारे शहर में आने वाली है, आ रही है. सेल टैक्स डिपार्टमेंट कई क्लाइंटों पे, कई उन पे जाके संस्थानों पर जाके उनकी कैश बुक क्लोज कर रहा है. मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे
क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से एक एक दुकान पे अगर वो जाके कैश बुक क्लोज कराएंगे तो मार्केट में एक भय का माहौल पैदा होगा, सब लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठ जाएंगे, तो बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा? नहीं, क्या ये एक्शन अभी लेना जरूरी था? ये एक्शन थोड़ा डिले भी तो कर सकते थे। एक्शन तो बिल्कुल सही टाइम पर लिया गया। बाकी रही कैश बुक मेरी चालू है, मैं उसको आगे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो सागर जी आप अच्छी तरह समझ लें कि 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि से ये नोट 500 का और 1000 का लीगल टेंडर नहीं रहा। इट मीन्स कि मेरे पास 8 तारीख को 12 बजे रात को जितना कैश था वही मेरे पास कैश था। इसके अलावा बाद में अगर मैं कोई नोट लेता हूँ तो वो अवैध मुद्रा कहलाएगी, वो गलत है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। 8 तारीख तक की रात को जितना मेरे पास रुपया था उसमें जितने 500 और 1000 के नोट है केवल और केवल वही बदलने की वैधता है। And as per Finance Ministry, पेट्रोल पंप, हेल्थ केयर एंड इवन रिटेल सेक्टर इस चीज़ के लिए अलाउड है कि वो पुराने नोट ले सकते हैं और बिल काट सकते हैं। बट रिटेल सेक्टर कहीं भी इस चीज़ में साथ नहीं दे रहा है। वो लोग पुराने नोट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वही जैसा कि सागर जी ने कहा, भय का माहौल है। उन्हें लगता है कि हमने ये नोट लिया, हमसे कोई नहीं लेगा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, हमें जेल डाल देगा या पता नहीं क्या क्या कर देगा। ये दिक्कत है जी सर। एक मिसकंसेप्शन और है बिजनेस फील्ड में, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन ये क्वेश्चन मेरा पर्टिकुलरली आपसे ही है। कुछ प्रोफेशनल्स सलाह कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि मेरा भी कैश था, मुझे भी डिपॉजिट करना था। जब मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पूरा पेमेंट जितने भी आपके 500 और 1000 के हैं वो वन टाइम में बैंक में डाल दीजिए। कुछ प्रोफेशनल्स मुझे ये सलाह कर रहे हैं कि आप वन टाइम में नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार डालना चाहें डाल दें। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आप रोशनी डालें। एज अ प्रोफेशनल मैं आप पर आऊंगा, एज अ बिजनेसमैन पहले आप बताइए कि क्या किस हद तक ये चीजें हैं कि एक बार में पैसा डालना है या फिर मल्टीपल टाइम्स में डालना है? जैसा मैंने अभी भी बताया कि मध्य रात्रि को 8 तारीख को ये नोट अवैध हो गया। अब मेरे को 9 तारीख को बैंक बंद, 10 तारीख को बैंक बंद, 11 तारीख को मेरे को बैंक में जाना है अपना कैश जमा कराने के लिए। इट मीन्स कि मेरे को 11 तारीख को पता है कि मेरे पास कितने 500 के और 1000 के नोट हैं जी। तो फिर मैं 2 बार में उसको क्यों कराऊंगा? मुझे मालूम है कि मेरे पास 5 लाख का कैश है, मेरे पास 5 लाख के 500 के और 1000 के नोट हैं, तो फिर मैं उसको 2 बार में क्यों करूंगा? इट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करूंगा, किसी का काले धन को अपने अकाउंट में जाकर के सफेद करूंगा, और कहीं पर भी कानून इसको मान्यता नहीं देता है। मेरा मानना यह है कि मेरे पास जितने भी नोट हैं वो एक ही बार में बैंक में जमा करने चाहिए। सर सागर जी, आप बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है आपने। कई सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा वकील भी इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक बार में पैसा मत डालो, एक बार में पैसा मत डालो। डिपॉजिट योर मनी इन एज मच पार्ट्स एज यू कैन। जी, ये धारणा गलत है। ओके। आप अपना जितना पैसा एक बार में, क्योंकि आपका ही बैंक अकाउंट है, आपका उससे पैन नंबर लिंक्ड है, आपका वो वहाँ पे जब आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं वहाँ से आधार भी लिंक कर रहे हैं आपका उसी समय। तो जब आपका पैसा पार्ट्स में जाएगा या उसमें सिंगल उसमें जाएगा, जाना उसी अकाउंट में है। अगर मैं 50,000 कर करके मैंने 5 बार में जमा करा या मैंने 50 बार में जमा करा, अगर वो 50,000 रुपये ही हैं सिर्फ कुल मिला के, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर 10 लाख रुपए मैं उसको पार्ट्स में करूंगा या एक साथ करूंगा, बैंक वाले और इनकम टैक्स वाले आपसे सवाल पूछेंगे ही नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिक्योरिटी दी हुई है इस बात के लिए, वित्त मंत्रालय ने भी कर दिया, बैंकों ने भी कर दिया। जो बड़ी बैंक है, जो बड़े बिजनेसमैन है, उनके घर तक जा रहे हैं कैश लेने के लिए। बैंक जा रहा है, बैंक अपना प्रतिनिधि भेज रहा है कैश को कलेक्ट करने के लिए। बाकी ये कोई ऐसा बहाना नहीं है कि मेरे पास 50 लाख है तो मैं 10-10 लाख करके करूंगा। 10 लाख में डर नहीं है, लेकिन 50 लाख में डर है। डर तो 10 लाख में भी है। चलिए, तो अखबार में भी ये काफी पॉइंट आ रहा है। और आपकी वाली बात ही अखबार में मैंने कल परसों ही उजाला में पढ़ी कि सब यही कह रहे हैं कि हम अगर ऐसा नहीं कर रहे तो सिक्योरिटी की वजह से कर रहे हैं। अब उसमें 50% लोग झूठ बोल रहे हैं, 50% आपके साथ भी हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से। मैं अपने व्यूअर्स को पहले ये बता दूं, ये बात बड़ी निकल के आई है कि सिक्योरिटी रीजंस इज नो एक्सेप्शन। अगर आपके कोई ऐसी दिक्कत है, आप मिनिस्ट्री से हेल्प ले सकते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन से भी हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी भी कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओल्ड करेंसी? देखिए, जलकल विभाग है जी, विद्युत विभाग है जी, बैंक्स तो ले ही रहे हैं जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी, मेडिकल स्टोर है जी, और जितने भी गवर्नमेंट के इस तरह के हैं वो
अब तो नहीं ले रहे, लेकिन इन विभागों में आप कैश दे करके रसीद ले सकते हैं और पेट्रोल पंप भी अभी तक आपको 500 और 1000 के नोट लेकर के आपको पेट्रोल दे सकते हैं। ओके सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों अलाउ नहीं किया? देखिए, जैसा कि सरकार का मानना है कि ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल ही है। काफी बड़ा हाथ प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी जी। रहा गया है। जी। यानी कि जितने भी प्राइवेट संस्थान है, अगर आप किसी को भी इसमें एक्सेप्शन बना देंगे तो कि ये 500,000 के नोट ले सकते हैं, कल आप देखेंगे कि 50 से 1 करोड़ का बिजनेस कर दिया उस हॉस्पिटल ने एक दिन में। एक महीने की उसकी सेल, जहाँ पहले वो टर्नओवर दिखाता था 2 करोड़ पूरे साल का, वो अपने इन 10 दिनों का टर्नओवर दिखा देगा 3 करोड़ 4 करोड़। जी। प्रॉब्लम यही है कि अगर वो जानते हैं कि अब आप जो करने वाले हैं वो उससे एक कदम आगे चलना चाह रहे हैं। जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो रिटेल दुकान वाले हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले हैं, सब्जी वाला है, फल वाला है, कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जो अभी भी नोट ले रहे हैं, कितना उचित है? गलत ले रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, सबको पता है, रोज समाचार पत्रों में आ रहा है, 24 घंटे टीवी बता रहा है कि 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि के बाद वो नोट अब नोट नहीं रहा, लीगल टेंडर नहीं रहा और उसको लेना अवैध है। उसकी मान्यता अब नहीं है, उनको नहीं लेना चाहिए। और जो सरकार ने उनको जमा करने का जो दिया है वो केवल इसलिए दिया कि जिनके पास अपने रोकड़ में ये नोट है वो वापस सरकार को वापस कर दें, ताकि रिजर्व बैंक उनके बदले दूसरे नोट आपको दे सके। ताकि लेना और लेन देन में रखना ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, गलत है, बिल्कुल ना लेना चाहिए और ना ही हमें किसी देना को चाहिए। देना चाहिए। इस स्टेप से ब्लैक मनी रुकेगा, करप्शन रुकेगा? देखिए, ब्लैक मनी, करप्शन ऐसी चीज़ें हैं कि पूरी तरीके से उन्हें रोकने के लिए जी। इससे और भी कई बड़े स्टेप अभी भी चाहिए, पर ये एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है। मैं यही कहूँगा कि जो सरकार कर रही है उसके उस बड़े विजन पर जाने की कोशिश करिए, जो वो चाहती है। अगर वो अचीव हो गया तो हम प्रोफेशनल्स का ही काम आसान हो जाएगा। हमें किसी को टैक्स एवेडिंग की नहीं देनी पड़ेगी सलाहें, हम टैक्स प्लानिंग करना चाहिए। इस वक्त एट प्रेजेंट अगर मैं एक नया खाता खुलवाता हूँ जी और उसमें मात्र 2 लाख रुपए डालता हूँ, जी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके? देखिए, वो नया अकाउंट आपका ही है। अगर आपका ही अकाउंट है और आपके पहले भी अकाउंट है और आप उन पहले अकाउंटों में 2-3 लाख डाल चुके हैं और अब इस नए अकाउंट को खुल के उसमें 2 लाख अकाउंट 2 लाख रुपए और डाल रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप इस चीज़ से बच जाएंगे। चलिए, मैं अपनी मिसेस का अकाउंट खुलवा देता हूँ जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरीके की टैक्स प्लानिंग रह सकती है कि हाँ, आप अपने मिसेस का अकाउंट खुलवा दीजिए। अगर वो उनका बैंक अकाउंट नहीं है, पर अगर वो उनका बैंक अकाउंट है, उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो रिटर्न भी नहीं भरती होंगी, नहीं भरती, रिटर्न भी नहीं भरती हैं, तो आप उनका 2 लाख का डलवा सकते हैं। क्योंकि मोदी जी और पूरे अखबार में हर जगह आ रहा है कि गृहिणियों के पास जो 2-2.5 लाख रुपए की उनकी जमा पूंजी है, वो अगर उसको जमा करा रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं जी कि बैंक अकाउंट से और 500 और 1000 के नोट की कैसे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास कैश है तो ही आप जमा कर सकते हो, नए नए बैंक खाते खोलने से कोई मतलब नहीं है। और जो ये बार बार आ रहा है कि एक गृहिणी के खाते में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, तो तभी करते हैं जब आपके पास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख कर सकते तो किसी और के भी ला करके उसमें जमा कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 जमा करिए, 20 है तो 20 जमा करिए। और ऐसा मत सोचिए कि मुझे 2 लाख कर नहीं करने, चाहे मैं कहीं से भी ला करके करूं और किसी और का काला धन सफेद करने के चक्कर में मैं अपने खाते को खराब कर दूं। ना तो स्टूडेंट आज मर रहा है, न ईमानदार गृहिणी मर रही है, न ईमानदार करदाता मर रहा है, न छोटे व्यापारी मर रहे हैं, न छोटे लोग मर रहे हैं। अगर मर रहा है तो केवल वही मर रहा है जिसके पास काला धन है, अथाह रूप में धन है, और ये नए नए चीजें, नए नए हथकंडे केवल और केवल वही अपना रहे हैं। और ये केवल और केवल वही बिक रहे हैं जिनके पास है, और वही उनकी नींद खराब हो चुकी है, नींद की गोली लेकर के उन्हें सोना पड़ रहा है। बाकी कोई भी आदमी आज परेशान नहीं है, सब सुकून से है, सब खुश है। और इस कदम से आगे आने वाला समय इतना स्वर्णिम होगा, इतना अच्छा होगा कि आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर पाते। अमीर घर पे अब भी सो रहा है और गरीब जो है वो अभी भी लाइन में ही लगा हुआ है। तो क्या सिर्फ लोगों की लाइन लगवाने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया? नहीं, अमीर सो नहीं रहा है जी, अमीर चिंतनी हो गया है जी, चिंता में हो गया है जी, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इन पैसों का मैं करूं क्या।
उसकी नींद खराब हो चुकी है, उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं, वो कहने लायक ही नहीं बचा है, लाइन की तो बात ही अलग है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जियो के लिए 4G की सिम के लिए जी, मैं 31 आऊंगा, जियो दिसंबर पे भी तक आऊंगा। मैं जियो पे 31 भी दिसंबर तक जो फ्री नेट के लिए जी। आप इतनी लंबी लाइनें लगा सकते जी। हैं, तो देश के निर्माण के लिए, काले धन को खत्म करने के लिए जो पैसा इकोनॉमी में ही आएगा। चलिए, नहीं, अगर हम दिसंबर में करते तो आप कहते बड़े दिन है, अगर हम मार्च में करते तो आप कहते होली है, अगर हम अगस्त में करते तो आप कहते रक्षाबंधन है। आखिर कभी तो करना सर है। एज अ प्रोफेशनल मैं आपसे राय लेना चाहूंगा, किस हद तक आप क्लाइंट्स को एडजस्टमेंट की या बैंक में डिपॉजिट की सलाह दे रहे हैं? देखिए, बैंक डिपॉजिट्स की अगर आपके पास 10-15 लाख है, जी। आपके फैमिली में काफ़ी मेंबर जी। हैं, तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि हाँ, अपने पैसे को इस तरीके से डिपॉजिट करिए जी। कि ना वो काला धन नहीं है, पर वो धन तो है जी। ही, हम उसको बर्बाद तो नहीं कर सकते, जी। ना ही करना चाहते हैं। तो सरकार को हाँ, दे देते हैं ना? सरकार को दे रहे हैं, सरकार जी। बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, सरकार को देना जी। हो गया। हम तो उसको वाइट में ही कर रहे हैं जमा। हमारे इसमें कोई, हम इसमें गलती नहीं समझते हैं कि अगर मैंने अपने अपनी बीवी के अकाउंट में जमा करवा दिया या उसके अकाउंट में जमा करवा दिया, क्योंकि पैसा मेरा ही था, वो जी। काला नहीं था। निवेदन ये करना चाहूँगा उन मालिकानों से भी, उन वर्कर से भी, कि इस तरह की बातें न करें, इस तरह की लाइन में न लगें। इससे ज़रूरतमंद आदमी को जिसको पैसा चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। और मालिकानों से तो बिल्कुल निवेदन है कि अपने श्रमिकों से इस तरह के कार्य न करवाएं। एज अ बिजनेसमैन सर आपको हफ्ते में भी तो पेमेंट करने होते होंगे अपने छोटे हाँ, कारोबार, कर- जो अपने छोटे तबके के जो आपके मजदूर हैं, हाँ, कैसे पेमेंट होगा? सीधे सीधे हो रहे ना, सबके बैंक अकाउंट मैंने पहले से ही खुलवा दिया, सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, और वो जाएं और एटीएम से निकालें, कोई दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट वाली चीज़ मैं आपको बताऊं, कई लोग बैंक अकाउंट में जमा इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको अपने एम्प्लॉय में दिखाया ही नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर अच्छा। ESI और PF की कैटेगरी में उस पर नहीं काट। इनकम टैक्स का नोटिस आने का मतलब ये नहीं कि आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हो गए और आपको 1 लाख पे देना पड़ेगा 90,000 टैक्स, जी। 30% टैक्स और 60% हाँ जी। पेनल्टी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनके पास वाकई में सही सोर्स से पैसा आया है। सर आम आदमी इसीलिए कि वो कार्रवाई करे, लाइन में लगे, धक्का खाए, और आप जैसे लोग सिर्फ बैठे रहें। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, जी। ये भी एक एक्सपीरियंस है। ये टाइम भी निकल जाएगा, ये 1.5 महीना भी निकल सर जाएगा। सागर जी, ये चोट आप जैसे समझ रहे हैं, चोट नहीं है। जी। आने वाला समय, कुछ समय, केवल 50 दिन के बाद आप देखिएगा लोगों की क्रिया शक्ति कितनी बढ़ती है। जी। जहाँ लोगों की, जो आम आदमी की क्रिया शक्ति बढ़ती है, वहाँ निश्चित रूप से बिजनेस बढ़ता है, और बिजनेस बढ़ता है, हर किसी को काम मिलता है, और बिजनेस इस तरह से चलेगा जो पिछले 10 सालों में नहीं चला है। चलिए, जो बैंकों के पास रुपया है, वो बैंक रुपया अपने पास रख के थोड़ी ना रखना, उसको वो वापस जनता को देना। आम जनता के पास जो रुपया आएगा उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति का मतलब है बाजार का चलना, बिजनेस का चलना। जी, वो तो कह रहे हैं मैं आज़ादी के बाद के अब तक का हिसाब कर दूंगा अगर कोई पकड़ा गया। सर जापान की ट्रिप पे देखिए, हम किसी की फॉरेन पॉलिसीज को क्वेश्चन करेंगे? मैं क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ वो ट्रिप 2 दिन बाद भी तो हो सकती थी। सर 2 दिन बाद हो जाती तो फिर क्या फर्क पड़ जाता? सर जापान की ट्रिप टाली जा सकती। सागर जी, मैं आपको जानकारी देता हूँ जी। कि एक देश के मुखिया का प्रोग्राम जी। 6 महीने पहले तय हो जाता है। जब प्रोग्राम पहले से फिक्स हो जाते हैं, तो जहाँ प्रोग्राम फिक्स होते हैं वहाँ उस देश के भी बहुत सारे प्रोग्राम उसके साथ तैयारी करनी पड़ती है। जी। और जब एक घर के मुखिया को इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, इधर जाना उधर जाना, और ये तो देश के मुखिया हैं, और अगर वो जापान नहीं जाते तो शायद वहाँ और दूसरी हानि हो सकती थी। और ये जिम्मेदारी अपने वित्त विभाग को दे करके गए थे, और पूरी एक एक पल की निगरानी के साथ वहाँ पर जो भी काम कर रहे थे, लेकिन भारत की एक एक पल की निगरानी कर रहे थे, और यहाँ की भी सारी की सारी व्यवस्था वो वहीं से देख रहे थे। इसलिए ये कहना गलत है कि वो जापान की ट्रिप उनको कैंसिल। एक प्रोफेशनल राय चाहिए। मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, कितना पैसा मैं जमा करा सकता हूँ बैंक में? आप पैसा कितना भी जमा करा सकते हैं, ठीक पर है। अगर आपको चिंता होती है कि हाँ, मैं इनकम टैक्स को जवाब नहीं दे पाऊंगा और इस धन का मेरे पास शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि 2.5 लाख से नीचे का धन नहीं जमा करवाइए। 60 होता है। अच्छा। जी, फॉर्म 60 डिक्लेरेशन होता है कि मेरे पास पेन नहीं है जी। और मैं ये वाला Deposit ट्रांजेक्शन करना करा। चाहता हूँ। मैं With a valid source of income। With valid source of income। अगर आपके पास वैध मनी है
जी। तो कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना भी है, जैसे कि अभी सीए साहब ने बताया कि फॉर्म 60 के साथ में जो सभी के लिए होता है, बस फर्क इतना है कि 60 ईयर के लिए अलग होता है और 15H और 15G और 15H होता है, जो जिनकी कर मुक्त आय होती है वो एक साथ भी रकम जमा कर सकते हैं और डिक्लेरेशन दे करके, और उनके पास जो वैध मनी है, जो लीगल करेंसी, उसको जमा कर सकते हैं। अरुण जेटली जी ने भी यही कहा, अमित शाह जी ने भी यही कहा, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा, और एक फिगर निकल के आई कि अगर लेडीज 2.5 लाख रुपए तक जमा कर देती हैं तो हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 2.5 लाख की फिगर बनाई गई है, जो बोली जा रही है, ये ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 2.5 लाख ही होना चाहिए जी। 2.5 का 3 हो, 3.25 हो, जी। आप अपने अकाउंट में जमा करवाइए। अकाउंट नहीं है तो खोल के पोस्ट ऑफिस में और बैंक में जमा करवाइए। नया खाता अभी भी खुलवा सकते हैं। बिल्कुल खुलवा सकते हैं, और इसके लिए मैं पर्सनल अपनी एडवाइस देना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस जाएं। पोस्ट ऑफिस, छोटे पोस्ट ऑफिसों में ना भीड़ है, ना कोई वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक आईडी प्रूफ लेके, अगर पैन कार्ड है तो वो लेके और फॉर्म भर के वो आपका 3 से 4 दिन में अकाउंट खोल देते हैं। उसमें अपना पैसा जमा कराइए, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। कभी किसी टाइम पे कभी कोई इनकम टैक्स की हल्का एक नोटिस आ जाता है जिसका ऑनलाइन जवाब देना संभव है। देखिए, ईमानदारी से जिसके पास जितना है, कहीं कोई रोक नहीं है, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं है तो खुद ही अपने मन से सोचे कि क्या वास्तव में सही बोल रही है। 2.5 लाख रुपए की इसलिए तो गृहिणी को छूट दी गई कि ठीक है, बचत हो सकती है, बचत करती हैं औरतों में, भारत की औरतों में बचत करने की आदत है जी। लेकिन झूठ न बोले, किसी और के काले धन को सफेद करने के प्रयास में खुद परेशानी में न पड़े। उनके पास वास्तव में जितनी बचत है उतना ही जमा करें, 2.5, 3 इन फिगरों में न जाए। देखिए, मोदी जी ने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, जो पुरानी सरकारें नहीं कर पाई, इतने सख्त फैसले नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने किया, और वो मोदी जी का ही दम था। मोदी जी ही कर सकते थे और कोई कर नहीं सकता था। ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ प्लान है, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पे कॉल्स नहीं आ रहे रोज ढेरों कि हम क्या करें जी। पर मैं यही कहूँगा कि इस कदम से शायद आगे और कुछ कदमों से हम एक बेहतर भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं जी। अपनी फुल प्रूफ इकोनॉमी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी उम्मीद के संग कि आपके सारे क्वेश्चंस दिमाग से निकल गए होंगे, और अभी भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।